मेरा नाम है दीक्षा ठाकुर और आप मुझे देख रहे हैं श्री विश्वनाथ IAS एकेडमी सोलन से वनडे एग्ज़ाम को लेकर जो हमारी 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चली है, उसी सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What was the official administrative language under the दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत काल में प्रशासन की आधिकारिक भाषा क्या थी? पहला ऑप्शन है हिंदी थी, या फिर उर्दू थी, या फिर पर्शियन यानी कि फ़ारसी, या फिर अरेबिक यानी कि अरबी जो है वो थी। तो पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आएगा हमारा पारसी। जो दिल्ली सल्तनत है हमारी, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज थी वो क्या थी हमारी? वो थी फ़ारसी। अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। जो दिल्ली सल्तनत है हमारा, उसी को बोला जाता है गुलाम वंश, जो हमारा स्लेव डायनेस्टी था। हुआ क्या था, चलो वो आगे देखेंगे हमारा, लेकिन दिल्ली सल्तनत का पहले बोला जाता है कि गुलाम वंश, यानी कि जो गुलाम वंश था हमारा, वो उसके संस्थापक कौन थे? वो थे हमारे कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक थे फाउंडर स्लेव डायनेस्टी के, लेकिन भारत में जो एक्चुअल फाउंडर माने जाते हैं, जिन्होंने एक्चुअल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया, वो थे हमारे कौन? इल्तुतमिश को जो है वो माना जाता है। तो सही ऑप्शन इसका कि फ़ारसी लैंग्वेज उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज थी। सही आंसर हमारा ऑप्शन सी जो है वो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु कंप्लीटेड द कुतुब मीनार आफ्टर ऐबक्स डेथ? कुतुब मीनार को ऐबक की मृत्यु के बाद किसने पूरा किया था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है वो गुलाम वंश का राजा बना होगा, उसी ने किया होगा। तो वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन बना था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ये तो खुद ही दे दिया है। फिर दूसरा है इल्तुतमिश बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो वो था हमारा कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही जो है वो, पहली बात तो ये रियल फाउंडर है स्लेव डायनेस्टी का इन इंडिया। दूसरी चीज़, जो ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमारा कुतुब मीनार का काम करना स्टार्ट किया था, लेकिन वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाया था, उसकी जो है वो डेथ हो गई थी। तो उसको पूरा किसने करवाया था? उसके बाद, यानी कि उसका ही जो आगे गुलाम था इल्तुतमिश, उसने जो है वो उसको पूरा करवाया था। इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश ने जो है वो हमारा चांदी का जो सिक्का चलाया था, जिसको जो है वो टका बोलते थे, जिसको टका कहते थे, और जीतल जो है वो एक सिक्का चलाया था, वो था हमारा तांबे का सिक्का। मतलब चांदी का टंका और तांबे का जीतल है ये जीतल, जो किसने चलाया था हमारा? ये भी इल्तुतमिश ने ही चलाया था। इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश ने जो है वो हमारे कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। उसके अलावा जो इल्तुतमिश है, इसने तुर्काने चहलगामी जो एक ग्रुप था 40 लोगों का, जो कि नोबल्स हुआ करते थे, वो भी किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। तो सही ऑप्शन भी इसका हमारा ऑप्शन बी जो है वो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ दीज डायनेस्टीज डिड नॉट रूल दिल्ली ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड? निम्नलिखित में से कौन सा वंश सल्तनत काल में दिल्ली प्रशासन नहीं करता था? स्लेव डायनेस्टी, अभी मैंने आपको बोला स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन एक्चुअल फाउंडर जो है वो इल्तुतमिश को बोलते हैं, क्योंकि इल्तुतमिश ने लाहौर से कैपिटल बदल के जो है वो दिल्ली को कैपिटल बनाया था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। इसीलिए इल्तुतमिश को एक्चुअल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया जो है वो बोला जाता है। खिलजी डायनेस्टी की बात करें तो खिलजी ने भी जो है वो रूल किया है। खिलजी जो है वो डायनेस्टी, उसके जो है वो फाउंडर कौन थे? हमारे जलालुद्दीन खिलजी जो है वो थे, और उसका सबसे जो शक्तिशाली शासक है, पावरफुल जो राजा था, वो कौन था? वो था हमारा अलाउद्दीन खिलजी जो है वो था। ठीक है, तो इन्होंने तो किया था गौरी डायनेस्टी। तो यस, जो मोहम्मद गौरी था हमारा, वो उसने अटैक किया था इंडिया पे, और उसने इंडिया में तराइन का पहला युद्ध जो हमारा कब हुआ था? 1191 में हमारा तराइन का पहला युद्ध हुआ था, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी हमारे जो है वो जीत गए थे और मोहम्मद गौरी को वापस जाना पड़ा था। लेकिन फिर क्या हुआ था? 1192 में तराइन का सेकेंड युद्ध हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी जो है वो और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा जो है वो सैनिकों को लेकर आया, और युद्ध हुआ किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जी का सेकंड टाइम जो है वो युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया।
यहाँ पे जो है वो उन्होंने हरा दिया था। फिर एक वॉर और लड़ी मोहम्मद गौरी ने इंडिया में, जो थी जिसको बोलते हैं चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध लड़ा था उन्होंने जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें भी मोहम्मद गौरी हमारा जीत गया था। और गौरी जो है वो यहाँ पर अपने गुलाम को छोड़कर खुद जो है वो वापस जो है वो चला गया था। तो वो यहाँ पर शासन किया था गुलाम वंश ने, गौरी वंश ने नहीं किया था। तो ऑप्शन सी इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें यही पूछ रहा है कि कौन सी डायनेस्टी थी जिसने दिल्ली पर शासन नहीं किया, तो वो थी हमारी कौन सी, गौरी डायनेस्टी जो है वो थी। सैयद डायनेस्टी भी जो है वो हम आगे पढ़ते हैं, उसने भी दिल्ली सल्तनत में यानी कि दिल्ली में जो है वो रूल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस सुल्तान के शासनकाल को बड़े सिंचाई और लोक कार्य यानी कि स्टार्टिंग विद मेजर इरिगेशन एंड पब्लिक वर्क्स प्रोजेक्ट के लिए जाना जाता है? किसके काल में ये हुई थी? लोक कार्य परियोजनाएं और बड़े सिंचाई यानी कि मेजर इरिगेशन और पब्लिक वर्क्स जो प्रोजेक्ट हुए थे वो कौन से किसके टाइम पे हुए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर हुए थे, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर हुए थे, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर हुए थे, या फिर गियासुद्दीन तुगलक के टाइम पर हमारे हुए थे? तो वो हुआ था हमारे किसके टाइम पर? फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर। यानी कि नहरों का निर्माण और छोटी छोटी चीज़ें तो गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पर ही शुरू हो गई थी, लेकिन इसको एक बड़े यानी कि मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और ये पब्लिक वर्क्स हमारे प्रोजेक्ट वो हमारे फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर हुए थे। फिरोज शाह तुगलक का रिलेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश से भी है। हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ज्वालामुखी टेम्पल से ये 1300 किताबें जो है वो ले गया था और उसका उसने ट्रांसलेट करवाया था फारसी में। अगर मोहम्मद बिन तुगलक भी यहाँ पे ऑप्शन है, मोहम्मद बिन तुगलक जो पढ़ा लिखा बेवकूफ़ बोला जाता है इतिहासकारों द्वारा इन्हें, क्योंकि इसने जो है वो 5 काम ऐसे करवाए थे। पहला काम उनमें से वो था कि दिल्ली से दौलताबाद अपनी कैपिटल ले गया था। दूसरा, इसके टाइम पे टोकन करेंसी बनानी जो है वो मतलब टोकन करेंसी चलाई थी इसने, जिससे लोगों ने अपने घरों में ही जो करेंसी बनाना स्टार्ट कर दिया था और मार्केट में इतना पैसा जो है वो आ गया था जितना पैसा था ही नहीं, जिसके कारण भी जो है वो मतलब वो चीज़ भी इसके ऊपर उल्टी पड़ गई। फिर इसने अपने सैनिकों को बहुत तैयार किया, बहुत उनसे जो है वो मतलब उनकी जो सैनिक है उनको मतलब फाइनेंशियली और बहुत सारी चीज़ों से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी कि हम जो वो अटैक करेंगे कुमाऊँ पे, लेकिन बाद में उसने अटैक ही नहीं किया। इतनी सारा खर्चा भी किया, इतनी सारा उनको चीज़ें भी दी और बाद में जो अटैक भी नहीं करा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो इसने की, जिसके लिए इनको पढ़ा लिखा जो है वो बेवकूफ़ बोला जाता है इतिहासकारों द्वारा। लेकिन सही आंसर हमारा इसका कौन सा हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो जो तुगलक डायनेस्टी थी हमारी, तुगलक डायनेस्टी, उसके फाउंडर माने जाते हैं गयासुद्दीन तुगलक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सुल्तान एक्सपेरिमेंटेड विद टोकन करेंसी एंड फेल्ड? किस सुल्तान ने टोकन मुद्रा का प्रयोग किया और इसमें विफल करार दिया गया? विफल करार दिया गया, हाँ। तो अभी बता चुकी हूँ मैं आपको मोहम्मद बिन तुगलक, एक्सप्लेनेशन इससे प्रीवियस क्वेश्चन की, उसमें बताया है कि टोकन करेंसी मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है वो शुरू कराई थी। टोकन करेंसी जो है वो लोगों ने घर में बनाना स्टार्ट कर दिया था, जिसके बाद जो है वो चीज़ भी इसके ऊपर उल्टी पड़ गई थी। यहाँ देखते हैं बलबन के बारे में। बलबन ने क्या चलाया था हमारा? ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, यानी कि लोह और रक्त की जो नीति थी वो हमारी बलबन ने जो है वो चलाई थी। बलबन ने दो तरह की जो है वो प्रथाएं चलाई थी, जिसमें सिजदा और पैबोस जो है वो शामिल था। सिजदा क्या होता था कि जब भी आप राजा के दरबार में आओगे आप सिर जो है वो झुका कर आओगे। पैबोस था कि जब भी आप आओगे तो राजा के पैरों को जो है वो छुओगे। ऐसे 2 प्रथाएं सिजदा और पैबोस जो है वो शुरू करवाने वाला कौन था? हमारा बलबन। बलबन जो था उसने क्या करवाया था? जो इल्तुतमिश ने बनाया था हमारा तुर्काने चहलगामी, मतलब 40 लोगों का ग्रुप, उस ग्रुप को जो है वो इसने बलबन ने हमारा ख़त्म कर दिया था। और अगर आप बलबन की बात करो तो नवरोज जो फेस्टिवल है हमारा वो भी किसने शुरू करवाया था? नवरोज है ये। नवरोज को भी शुरू करवाने वाला कौन था? हमारा बलबन ही था। सही आंसर इसका हमारा टोकन करेंसी वाला मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी को चलाया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एंटी डिफेक्शन लॉ? संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून शामिल किया गया है? पहली बात तो इसका आंसर देख लेते हैं। 10वीं अनुसूची में शामिल है आपका दल बदल कानून। दल बदल कानून को कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत इसको जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल जो है वो जोड़ी गई थी। 52वां
संविधान संशोधन अधिनियम 1985। अगर इस टाइम पे हम प्रधानमंत्री जी की बात करें तो राजीव गांधी जो है वो उस टाइम पे प्रधानमंत्री हमारे हुआ करते थे। तो ये हो गया हमारा 10th शेड्यूल। अगर हम 5वीं अनुसूची की बात करें तो 5वीं अनुसूची जो है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ही जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे रिलेटेड है हमारी 5वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं शेड्यूल में हमारा 8th शेड्यूल में हमारी जो है वो लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, और अभी एट प्रेजेंट हमारी 22 लैंग्वेजेस हैं। और जब पहले 8th शेड्यूल थी हमारी, उसमें जो है वो शुरू में मतलब जब हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी 14 ही लैंग्वेज थी। 15th लैंग्वेज हमने कौन सी जोड़ी? हमने सिंधी लैंग्वेज जो है वो जोड़ी। सिंधी लैंग्वेज हमने 21वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है वो जोड़ी। उसके बाद हमने 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो किया, जिसके तहत हमने 3 और लैंग्वेजेस जोड़ी, जिसमें नेपाली, मणिपुरी और हमारी कोंकणी जो है वो शामिल थी। उसके बाद एक और अमेंडमेंट हमारा हुआ जिसको बोलते हैं 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसके तहत हमने 4 जो है वो लैंग्वेजेस जोड़ी, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 लैंग्वेजेस थी। इसी तरीके से एट प्रेजेंट हमारी जो 8th शेड्यूल है लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, और एट प्रेजेंट उसमें 22 लैंग्वेजेस ही जो है वो शामिल है। 12वीं अनुसूची की बात करें तो 12वीं अनुसूची हमने 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है वो जोड़ी थी, जिसमें जो है वो म्युनिसिपैलिटीज़ यानी कि नगरपालिका का प्रावधान है। और नगरपालिका की बात करें तो उसमें जो है वो 18 सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर म्युनिसिपैलिटी जो है वो काम करती है। तो ये हो गया। और इसमें पूछा गया था इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ, तो इसमें जो है वो 10वीं अनुसूची शामिल है। तो ये लगा लेना, देख लो जब थोड़ा ऐसा जो है वो हो जाता है तो यहाँ पे दिखता नहीं है ढंग से, तो मैंने एक्सप्लेन जो है वो कर दिया है। आप इसमें खुद भी देख सकते हो कि 10वीं अनुसूची जो है वो वही मैंने जो है वो इसमें सही आंसर आपको बताया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेड्यूल लिस्ट द ऑफिशियल लैंग्वेज रिकग्नाइज्ड बाय द इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये मैं अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। इतना सारा जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बोला उसमें सारे बता चुकी हूँ मैं कि कौन सी है अनुसूची भारतीय संविधान की ऑफिशियल लैंग्वेजेस ही बोल रहा है ना। हाँ, तो वो है हमारी कौन सी? 8th शेड्यूल। अब थोड़ा सा बता देती हूँ कि पहले जो हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें हमारी 14 लैंग्वेजेस थी, तो अभी एट प्रेजेंट जो है वो कितनी है? वो 22 हैं। मतलब कि 14 से लेकर जो 22 तक है वो कैसे हुई होंगी? वो हमने अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो जोड़ी होंगी। तो वैसे ही अमेंडमेंट जो है मैं प्रीवियस क्वेश्चन में आपको सारे अमेंडमेंट बता चुकी हूँ। 6वीं शेड्यूल देख लेते हैं। 6th शेड्यूल क्योंकि न्यूज़ में भी है, क्योंकि लद्दाख जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिमांड कर रहा है। आपने देखा होगा सोनम वांगचुक का प्रोटेस्ट देखा होगा। तो लद्दाख क्या कर रहा है कि हमारे को जो है वो पहले तो स्टेट बनाओ और उसके बाद उसको 6th शेड्यूल में जो है वो शामिल करो। 6th शेड्यूल में शामिल क्यों होना चाहता है वो? 5th में क्यों नहीं होना चाहता? अगर चलो बता ही देती हूँ। 6th शेड्यूल में वो इसलिए शामिल होना चाहता है, देखो 5th में भी बोला गया है कि शेड्यूल टाइप के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, लेकिन 6th में भी बोला गया है कि शेड्यूल जो ट्राइब है उसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मतलब जो 5th शेड्यूल है और 6th शेड्यूल में क्या डिफरेंस है? जो लद्दाख बोल रहा है कि हमारे को 6th में ही डालो, 6th में वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है वो एक जो है वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ADC का प्रावधान है। कॉन्स्टिट्यूशनली ये प्रावधान है हमारा 6th शेड्यूल में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इसमें क्या होता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल? मतलब जो भी स्टेट हमारे 6th शेड्यूल में आएंगे उसको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिलेगी। मतलब क्या मतलब है इसका ADC का? इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो वहाँ के लोग होंगे वही इसमें शामिल होंगे और उनके पास बहुत सारे अधिकार आएंगे। वहाँ के जो जंगल है, वहाँ पे जो आप माइनिंग करेंगे, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होगा वो कितना होगा, कहाँ पर होगा, नहीं होगा, उसके लिए बहुत सारे राइट मिलते हैं ADC को, मतलब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को। और ये कहाँ पर जो है वो मिलती है? 6th शेड्यूल में आओगे, कोई स्टेट 6th शेड्यूल में आएगा तभी मिलेगी। हालांकि 5th में भी जो है वो ट्राइबल के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर है, लेकिन यहाँ पे ADC नहीं है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नहीं है, वो 6th शेड्यूल में है। इसीलिए बोल रहा है हमारा लद्दाख जो कि हमारे को जो है वो स्टेट बनाओ और 6th शेड्यूल में डालो। अगर 6th शेड्यूल की हम बात करें तो एट प्रेजेंट इसमें 4 ही हमारे स्टेट आते हैं। आसाम आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है और हमारा मिजोरम जो है वो आता है। ये 4 ही स्टेट हैं अभी जो हमारे 6th शेड्यूल में शामिल हैं।
ठीक है, तो यही है हमारा इसका। और ये पूछ रहा है हमारा लैंग्वेजेस को लेकर, तो 8वीं शेड्यूल हमारी लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं, द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर, संविधान की प्रथम अनुसूची क्या प्रावधान करती है? राज्य/संघ क्षेत्रों का वितरण, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, या फिर सैलरीज ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर्स एक्सेट्रा, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा, या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो हमारी कौन सी पूछ रहा है? फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है हमारा? इसमें ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा, यानी कि राज्य और यूटी, उनका स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के बारे में लिखा गया है, उनके नाम, उनका एरिया एक्सेट्रा, ये सब हमारा फर्स्ट शेड्यूल में जो है वो लिखा गया है। अगर हम देखें कि राष्ट्रपति, राज्यपाल इत्यादि का वेतन एवं भत्ते, सैलरीज के बारे में कौन सी शेड्यूल बोलती है? तो वो सेकंड शेड्यूल हमारी सैलरीज से रिलेटेड है। अगर हम राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन राज्यसभा बोलें, तो वो हमारी फोर्थ शेड्यूल है, जो राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन की बात करती है स्टेट्स की। अगर हम पंचायती राज इधर हिंदी में तो पंचायती राज एवं स्थानीय सरकारों का, अगर पंचायती राज की बात करें तो ये हमारी जो है वो 11th शेड्यूल में जो है वो आती है, और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको हमने जोड़ा था। तो फर्स्ट शेड्यूल में हमारा स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, ऑप्शन ए इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? कुल्लू दशहरा लास्ट्स फॉर 7 days एंड मोर देन 300 deities पार्टिसिपेट इन द प्रोसेशन इन द फेस्टिवल। कुल्लू दशहरा 7 दिनों तक चलता है, और इस उत्सव में 300 से ज़्यादा देवी देवता जुलूस में भाग लेते हैं। सही बात है, कुल्लू का दशहरा जो है वो हमारा तब शुरू होता है जब बाकी जगह पे कुल्लू दशहरा ख़त्म होता है, उसके बाद कुल्लू में दशहरा शुरू होता है। और कुल्लू का जो दशहरा है वो 7 दिन तक, 7 days तक जो है वो चलता है, और ये हमारा इंटरनेशनल लेवल का फेस्टिवल है। कुल्लू दशहरा की अगर हम बात करें तो कुल्लू दशहरा जो है वो, इसमें जो हमारे रघुनाथ जी तो होते ही हैं, जो कि हमारे शासक देवता माने जाते हैं। कुल्लू रियासत के, कुल्लू प्रदेश के जो शासक देवता हैं वो रघुनाथ जी ही माने जाते हैं। रघुनाथ, उनका रथ तो होता ही होता है, लेकिन उनके साथ और भी बहुत सारे जो देवी देवता हैं वो इस कुल्लू दशहरे का पार्ट जो है वो बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट पे चलते हैं। कुल्लू दशहरा की शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई थी, जब राजा जगत सिंह ने रघुनाथ की मूर्ति को शासक देवता के रूप में स्थापित किया था। तो सही बात है, जब कुल्लू के राजा, स्टोरी भी है इसके पीछे, वो नहीं बताऊंगी क्योंकि ज़्यादा टाइम चला जाएगा। जो उस टाइम पे राजा थे वो हमारे थे जगत सिंह। इन्होंने एक आदमी को जो है वो भेजा था, उनका नाम था दामोदर। तो वो दामोदर गए थे, वो अयोध्या से जो है वो हमारे रघुनाथ जी की मूर्ति को लेकर वहाँ से जो है वो आए थे, और जब जगत सिंह के टेन्योर में, जगत सिंह के काल में उसको कुल्लू में स्थापित किया गया था। उसी के बाद से जो है वो दशहरा हमारा मनाया जाता है। तो ये बात भी हमारी सही है, दोनों चीज़ें सही है, बोथ ए एंड बी आर जो है वो ट्रू। ऑप्शन ए इसका हमारा कैसा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है द मिंजर मेला इज एसोसिएटेड विद द मेज हार्वेस्ट एंड इन्वॉल्व्स रिचुअल टू इंश्योर एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी। मिंजर मेला मक्के की फसल से जुड़ा है, और इसमें कृषि समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अनुष्ठान जो है वो शामिल है। सही बात है, पहली बार तो मिंजर मेला हमारा चंबा में होता है, इंटरनेशनल लेवल का फेस्टिवल है। चौगान जो मैदान है वहाँ पर ये जो है वो लगता है। और कब लगता है ये? हमारा सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को ये मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है इस मेले में कि जो मक्की का सिट्टा है उसको रावी नदी में बहाने की परंपरा है। और इसमें इस मेले में के दौरान जो है वो क्या होता है कि जो राजा थे वहाँ पे साहिल वर्मन, उनके मंदिर में भी जो है वो पूजा होती है। और भी इससे जुड़ा हुआ है कि इसमें जो है वो हमारे वरुण देवता की इसमें जो है वो पूजा की जाती है। ठीक है, और हमारा यही है इसके बारे में। दूसरा है, यह चंबा में आयोजित होता है और राज्य सरकार द्वारा इसे इंटरनेशनल मेले का दर्जा दिया गया है। सही बात है, ये चंबा में ही है, अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और राज्य सरकार द्वारा इसे इंटरनेशनल फेस्टिवल का जो है वो स्टेटस दिया गया है। हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, बोथ ए एंड बी जो है वो आर जो है वो इसमें ट्रू है हमारे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी शिवरात्रि फेयर इज एन एनुअल फेयर दैट लास्ट 7 days एंड इंक्लूड्स गैदरिंग ऑफ अबाउट 200 deities। मंडी शिवरात्रि मेला एक वार्षिक मेला है जो 7 दिनों तक चलता है, जिसमें 200 देवी देवताओं
का समागम जो है वो शामिल है। सही बात है, मंडी की शिवरात्रि बहुत फेमस है, हिमाचल में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे ही, इंटरनेशनल लेवल का फेस्टिवल है, 7 दिनों तक मनाया जाता है। सही बात है। अगर हम मंडी टाउन की बात करते हैं, मंडी टाउन को जो फाउंड किया था वो किया था हमारा अजबर सैन ने इसको फाउंड किया था। मंडी शिवरात्रि फिर इज हेल्ड इन द मंथ ऑफ फाल्गुना, यस, फरवरी और मार्च में जो है पड़ता है। नॉर्मली भी आप देखते हो कि जो नॉर्मल शिवरात्रि हम लोग मनाते हैं वो भी जो है वो फरवरी और मार्च में जो है वो मनाई जाती है। तो मंडी की जो महाशिवरात्रि होती है वो भी जो है वो फरवरी और मार्च में ही हमारी मनाई जाती है। और यहाँ पर जो है वो मंडी की शिवरात्रि हिंदू कैलेंडर के जो अनुसार वो फरवरी और मार्च में ही मतलब इसका आयोजन होता है हमारा मंडी शिवरात्रि का। 7 दिनों तक के त्यौहार जो है वो हमारा चलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 है, द लवी फेयर इन रामपुर बुशहर ओरिजिनेट ड्यू टू द ट्रेड ट्रीटी बिटवीन बुशहर एंड तिब्बत इन द लेट 17th सेंचुरी। रामपुर बुशहर में लवी मेले की शुरुआत 17वीं शताब्दी के अंत में बुशहर और तिब्बत के बीच एक व्यापारिक संधि के कारण हुई थी। तो सही बात है, आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि बुशहर रियासत के जो हमारे राजा थे जिनका नाम था केहरी सिंह, इनको अजान बाहू भी बोला जाता है, केहरी सिंह को। और इनके बारे में अगर और फैक्ट की बात करें तो औरंगज़ेब ने इनको छत्रपति का टाइटल भी दिया था केहरी सिंह को। लेकिन हम बात कर रहे हैं मेले की, लवी मेले की। इन्होंने क्या किया था, जो केहरी सिंह थे हमारे बुशहर के राजा और तिब्बत के राजा के बीच एक संधि हुई थी, जिसके बाद व्यापार शुरू हुआ था। जो हमारा बुशहर रियासत और तिब्बत उनके बीच हमारा व्यापार जो है वो शुरू हुआ था। तो उसी व्यापार के दौरान ही उसी व्यापार के लिए ही ये मेला शुरू हुआ था, लवी मेला। इसमें पहले तो ये हमारा पूर्ण रूप से हमारा ट्रेड फेयर ही था, लेकिन एट प्रेजेंट जो है वो इसमें आपकी जो है वो कल्चरल नाइट्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। तो वैसे ही बात है पहले वाला। तो दूसरा है ये आपका मनाया जाता है अक्टूबर नवंबर में जो है ये आपका मनाया जाता है लवी फेयर। अगर इसकी हम बात करें नेक्स्ट है, ये मुख्यतः एक व्यापारिक वाणिज्यिक मेला है, लेकिन इसमें सांस्कृतिक रात्रि कार्यक्रम मैं भी बोल चुकी हूँ मैं, कल्चरल नाइट्स फंक्शंस भी जो है वो होते हैं। ट्रेडर्स जो है वो फ्रॉम आउटसाइड हिमाचल भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दोनों सही हैं, बोथ आर जो है वो ट्रू हैं। ए ऑप्शन इसका हमारा कैसा हो जाएगा, सही आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणुका फेयर इज एसोसिएटेड विद द legend of Lord Parshuram and his mother Renuka ji and is celebrated in सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। रेणुका मेला भगवान परशुराम और उनकी माता रेणुका जी की कथा से जुड़ा है और यह सिरमौर जिले में मनाया जाता है। सही बात है, रेणुका मेला हमारा सिरमौर में ही लगता है। और अगर आपको एक्चुअल देखना है तो दिवाली के 10 दिन बाद जो है वो ये मेला स्टार्ट हो जाता है। ये भी इंटरनेशनल लेवल का ही फेस्टिवल है, मतलब इंटरनेशनली भी जो है वो बहुत फेमस जो है वो होता है। अगर इसकी आप बात करें तो स्टार्टिंग में या तो गवर्नर आएंगे या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर आएंगे, और लास्ट में या तो प्राइम मिनिस्टर आएंगे या गवर्नर जो है वो हमारे आएंगे। नॉर्मली जो देखा जाता है वो स्टार्टिंग में हमारे CM जो है वो इसको इनॉग्रेशन करते हैं, इसका उद्घाटन करते हैं मेले का, और जो एंड करते हैं वो गवर्नर करते हैं। लेकिन कई बार जो है वो गवर्नर पहले भी आ जाते हैं, CM बाद में भी आ जाते हैं। तो ये जो है वो होता है इसमें। अगर आप इसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं पहले। रेणुका झील में भगवान परशुराम जी की मूर्ति का विसर्जन इस मेले की समापन परंपरा है। सही बात है, रेणुका झील में भगवान परशुराम जी की मूर्ति का विसर्जन भी जो है वो इसमें होता है। अगर आप इसमें देखें तो इसमें जो है वो, अगर रेणुका झील की हम बात करें तो ये हमारी कितनी 2.5 किलोमीटर की हमारी जो है वो ये, मतलब इसका जो एरिया है आपने देखा भी होगा, अगर कोई गया होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे जो परिक्रमा की जाती है उसकी जो लेंथ है हमारी वो 2.5 किलोमीटर की है। अगर आप शुरू में ही जब रेणुका में जो है वो जाते हो, वहाँ पे गायत्री माता टेम्पल भी आपको देखने को मिलता है। स्टार्टिंग में जब परिक्रमा करते हो वहीं पर जो है वो आपका गायत्री माता मंदिर भी जो आपको देखने को मिलता है। अगर आप रेणुका की बात करते हो तो रेणुका जी जो है वो हमारा रामसर साइट भी है। रामसर साइट ये डिक्लेयर हुआ था 2005 में। अगर हम हिमाचल प्रदेश की और रामसर साइट की बात करते हैं तो पौंग डैम हमारा जो है वो, पौंग डैम हमारा कांगड़ा में पड़ता है। 2002 में जो है वो इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। पौंग डैम हमारा 42 किलोमीटर की, अगर इसकी लेंथ 42 किलोमीटर की लेंथ है, ब्यास नदी पर ये हमारा बना हुआ है। एट प्रेजेंट जो है वो हमारा पौंग डैम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हमारा पड़ता है, 2002 में बना था। उसके अलावा चंद्रताल लेक हमारी रामसर साइट है, ये भी हमारी 2005 में ही बनी थी। ये 3 रामसर साइट ही अभी एट प्रेजेंट हिमाचल प्रदेश में हैं।
तो ये हो गया हमारा सही बात है, दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है, बोथ स्टेटमेंट आर जो है वो ट्रू। ऑप्शन ए इसका हमारा कैसा हो जाएगा, सही आंसर इसका हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, द फुलेज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट एंड इज ऑल्सो नॉन एज द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर। फुलेज उत्सव किन्नौर जिले में मनाया जाता है और इसे फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। सही बात है, जैसे इसका नाम से भी थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा होगा कि फुलेज उत्सव किन्नौर में है और फूलों से ही रिलेटेड है। During Fulej, warriors are remembered and mock battles are enacted to honor ancestral bravery। फुलेज में योद्धाओं को याद किया जाता है और पूर्वजों की वीरता को सम्मान देने के लिए नकली युद्ध किए जाते हैं। तो सही बात है, ये भी इसमें होता है। बोथ स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट जो है वो हो जाएंगी। अगर हम किन्नौर की और त्यौहार की बात करें तो इसमें तोमिश या तमिश भी बोलते हैं, ये भी एक त्यौहार जो है वो मनाया जाता है किन्नौर में। ये जो है वो मेल पर्सन के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार भी है। अगर हम किन्नौर की बात करते हैं तो वहाँ पे टोपी को बोला जाता है थेपांग। थेपांग जो है वो टोपी बोली जाती है किन्नौर में। अगर हम किन्नौरी ट्राइब की मैरिजेस की बात करें तो जो है वो इसमें पॉलिएंड्री यानी कि बहुपति प्रथा भी आपको देखने को मिलती है। और अगर इनके मैरिजेस के टाइप देखें तो जनेथांग भी एक इनका मैरिज का टाइप है, दमकल शिशमिन का मैरिज का टाइप है, द्रोश भी जो है वो किन्नौरी ट्राइब की मैरिज का टाइप है। इसके हिसाब से बोथ स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कुल्लू दशहरा बिगिंस व्हेन दशहरा एंड्स इन द रेस्ट ऑफ इंडिया। कुल्लू दशहरा तब शुरू होता है जब भारत के बाकी हिस्सों में दशहरा समाप्त हो जाता है। सही बात है, जब बाकी हिस्सों में दशहरा समाप्त हो जाता है, कुल्लू का दशहरा तब शुरू होता है और ये 7 दिन तक जो है वो हमारा मनाया जाता है। और राजा जगत सिंह ने इसको मनाना शुरू किया था और तब से लेकर अब तक ये दशहरा हमारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है, इट इज़ द फेस्टिवल वेयर ओनली वन डीटी रघुनाथ जी इज कैरिड इन द प्रोसेशन। यह त्यौहार केवल एक देवता रघुनाथ जी की शोभा यात्रा तक सीमित होता है। नहीं, ये उनकी तक नहीं, भगवान रघुनाथ जी तो है ही है। ये तो जो कुल्लू प्रदेश था हमारा, कुल्लू जो रियासत थी उसके शासक देवता माने जाते हैं हमारे कौन, रघुनाथ जी। लेकिन जो कुल्लू दशहरा है उसमें रघुनाथ जी के साथ साथ और भी 300 से ज़्यादा देवी देवता हमारे शामिल होते हैं और उनको भी जो है वो वहाँ पे उसमें शामिल किया जाता है। पहले जो है वो उनको बुलाया भी जाता है कुल्लू दशहरे में। जो वहाँ का राज परिवार है कुल्लू दशहरा के टाइम पे, मतलब कुल्लू रियासत के जो राज परिवार हैं वो देवी देवताओं को इन्विटेशन भी देते हैं कि कुल्लू दशहरा में आने के लिए निमंत्रण जो है वो देते हैं। फिर जो है वो आसपास के जो देवी देवता हैं वो कुल्लू के दशहरे में भाग लेने के लिए आते हैं। तो रघुनाथ जी तो वहाँ के शासक देता है, वो तो आते ही आते हैं। लेकिन हिडिंबा देवी जो है वो वहाँ की जो आराध्य देवी मानी जाती है कुल्लू रियासत की, उनको भी शामिल किया जाता है। मतलब उनको भी जो है वो आमंत्रण भेजा जाता है, वो भी उसमें भाग लेती हैं कुल्लू दशहरा में। उनके साथ साथ और भी जो है वो देवी देवता भाग लेते हैं। तो ये तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ट्रू है और बी हमारा फॉल्स है। ऑप्शन बी हमारा कैसे हो जाएगा, इसमें सही आंसर हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हालदा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड मेनली इन द बुद्धिस्ट कम्युनिटी इन लाहौल एंड स्पीति टू मार्क द न्यू ईयर। हालदा उत्सव लाहौल एंड स्पीति में बौद्ध समुदाय द्वारा नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। सही बात है, हालदा उत्सव जो है वो नया साल माना जाता है। किसका, लाहौल एंड स्पीति के लोग जो है वो इसको नया साल के रूप में मनाते हैं। किन्नौर में भी हालांकि जो है वो ये मनाया जाता है हालदा उत्सव, लेकिन लाहौल स्पीति बोल रहा है तो स्टेटमेंट सही है। और बौद्ध समुदाय यानी कि बुद्धिस्ट जो कम्युनिटी है उसके द्वारा ये मनाया जाता है। और अगर आप इसके देखो जो जनवरी में ही ये मनाया जाता है, कभी कभी फरवरी में भी, कुछ सालों में इसको मनाया, मतलब जनवरी फरवरी आप इसका लगा सकते हो। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। इस त्यौहार की खास बात है सामूहिक रूप से देवदार की लकड़ी की मशालें बनाना। तो सही बात है। अगर आप इसकी मतलब न्यूज़ वगैरह में जब ये आता है हालदा उत्सव तो आपने देखा होगा कि एक ऐसी पिक्चर आती है जिसमें बहुत जो है वो मशालें जलाई हुई जो है वो आपको देखने को मिलती है। न्यूज़पेपर में जब आएगा तो एक ऐसी फ़ोटो आएगी जिसमें लोगों ने मशालें जो है वो जलाई होती हैं। वो देवदार की लकड़ी की मशालें होती है और उस मतलब एक रिचुअल जो है वो होता है वहाँ पे कि देवदार की लकड़ियाँ लेनी है, उसको मशाल के रूप में उसका यूज़ करना है। तो सही बात है, ये दोनों ही हमारे स्टेटमेंट हमारे सही है। हाँ, बोथ स्टेटमेंट जो है वो हमारे ट्रू है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नलवाड़ी फेयर इन बिलासपुर इज एसोसिएटेड विद द सेल एंड एग्जीबिशन ऑफ कैटल स्पेशली बुल्स। बिलासपुर में नलवाड़ी मेला पशुओं विशेष रूप से सांडों की खरीद फरोख्त,
प्रदर्शनी से जुड़ा हुआ है। बिलासपुर में मनाया जाता है हमारा नलवाड़ी फेयर, और ये हिमाचल प्रदेश का जो है वो पशु मेला भी जो है वो माना जाता है। इसमें सांड वाला भी जो है वो करेक्ट माना है इसने, लेकिन बैल जो है वो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो अच्छी नस्ल के बैलों की जोड़ी जो है वो उसकी खरीद बिक्री जो है वो यहाँ पर होती थी पहले, हालांकि अभी जो है वो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो शामिल हो चुकी हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। यह मेला 19वीं सदी में राजा विजयचंद के शासनकाल में शुरू हुआ था, तो सही बात है, ये जो है वो उन्हीं के शासनकाल में हमारा शुरू हुआ था। दोनों स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट जो है वो हमारा ट्रू है। ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से इसमें दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट मानी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द शूलिनी फेयर इन सोलन इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ गॉडेस शूलिनी देवी, द प्रिजाइडिंग डीटी ऑफ द टाउन। सोलन में शूलिनी मेला शूलिनी देवी के समापन में मनाया जाता है और शहर की अधिष्ठात्री देवी हैं। सही बात है, शूलिनी माता जो मेला लगता है हमारा वो सोलन में ही लगता है, बघाट रियासत में ही लगता है, और ये मेला हमारा जून के महीने में लगता है। स्पेशली जो है वो 20 मतलब जून में 20 तारीख के बाद जो है वो ये लगता है, मतलब फिक्स नहीं है 20 तारीख के बाद लगता है, कभी मतलब लगता वैसे 20 के बाद ही है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, यह 3 दिवसीय रथ यात्रा के रूप में मनाया जाता है और क्षेत्र का सबसे प्राचीन मेला है। तो सही बात है, ये जो है वो 3 दिन का मेला होता है। 3 दिन की रथ यात्रा भी उसने सही माना है, 3 दिन का ही मेला होता है और सबसे प्राचीन मेला ही है हमारा। तो बोथ स्टेटमेंट जो है वो हमारी इसमें करेक्ट जो है हो जाएगी। ऑप्शन इसका कैसा हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द हिमालयाज आर टेक्टोनिकली एक्टिव एंड प्रोन टू अर्थक्वेक्स। हिमालय विवर्तनिकी रूप से सक्रिय है और भूकंप संभावित क्षेत्र है। सही बात है, जो हिमालयाज है वो हमारे कैसे हैं, वो वलित पर्वत का उदाहरण है, जिसको बोलते हैं अनफोल्ड माउंट, या सॉरी अनफोल्ड नहीं, फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन का जो है वो एग्जाम्पल है हमारे हिमालयाज। और हिमालयाज जो है वो काफ़ी ज़्यादा भूकंप और इसके लिए जो है वो मतलब सबसे ज़्यादा भूकंप जो है वो हिमालयाज में ही जो है वो मतलब डेंजरस है। हिमालय भूकंप वहाँ पे जो है वो आने की संभावना ज़्यादा जो है वो रहती है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। दे आर लोकेटेड एट द कन्वर्जेंट बाउंड्री ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट। यह भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के संवेग सीमा पर आधारित है। सही बात है, जो इंडियन प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट है उन्हीं की बाउंड्री पर ये सिचुएटेड है, जिसके कारण जब वो प्लेटें जो है वो हिलती हैं या उनमें मूवमेंट जो है वो देखने को मिलता है, जिसके कारण हिमालयाज में भूकंप भी जो है वो आते हैं। सही ऑप्शन इसका हमारा दोनों हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 लगा लेना, जो हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ईस्टर्न हिमालयज आर ऑल्सो कॉल्ड पूर्वांचल हिल। पूर्वी हिमालय को पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। तो सही बात है, पूर्वांचल हमारा ये हो गया, इंडिया का मैप हो गया इस तरीके से, ये जो हो गया हमारा ये हो गया पूर्वांचल। इसी को बोलते हैं पूर्वी हिमालय को पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहा जाता है। इसमें पटकई, नागा, मिज़ो और मणिपुरी पहाड़ियाँ शामिल है। सही बात है, पटकई, नागा और मिज़ो, मणिपुरी मणिपुर में, मिज़ो हमारी मिज़ोरम में, और नागा हमारी जो है वो नागालैंड में जो है वो देखने को मिलती है। इस साइड पे ही हमारी ये देखने को मिलती हैं पहाड़ियाँ, और यही पहाड़ियाँ इसमें शामिल हैं। तो बोथ स्टेटमेंट जो है वो हमारे इसमें कैसे हो जाएंगे, करेक्ट स्टेटमेंट है। यही जो है वो देखने को मिलती हैं पूर्वांचल में पहाड़ियाँ। तो ये थे आज की वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।